नमस्कार। आज की क्लास में हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे धातु और अधातु। धातु और अधातु इस टॉपिक को हमने एनसीईआरटी बुक से कवर किया है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जो बेसिक टॉपिक्स हैं धातु अधातु, वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें विज्ञान में जैसे देखते हैं, एक शाखा है आपकी जीव विज्ञान, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो बायोलॉजी। इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी से संबंधित यदि नियम पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है भौतिक विज्ञान या भौतिकी। और यदि तत्वों का और रसायनों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो कहलाता है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है कौन सा? धातु और अधातु। इसमें तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब इन्हीं तत्वों को वर्गीकृत किया गया है धातु और अधातु में, तो उनको आज पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान में तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे किस में वर्गीकृत किया गया है? धातु और अधातु में। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ है? भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पे। अब उसके बाद आगे देखिए, धातु के क्या गुण हैं और अधातु के क्या गुण हैं, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। ये पूरी आवृत सारणी है। इस आवृत सारणी में तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग इनको परमाणु संख्या के हिसाब से इसके अंदर जो है क्लासिफाई किया गया है। अब यहाँ देखेंगे तो कुल तत्वों की संख्या, अब तक जो कुल तत्व खोजे गए हैं उन तत्वों की संख्या है 118। उस 118 में वर्गीकरण में 3 चीजें बनाई गई हैं। कुछ तो क्या है? धातु, कुछ क्या है? अधातु, और कुछ तत्व हैं उपधातु। अब इसमें संख्या याद रखनी है आपको। धातुओं की संख्या है 89, अधातु पाई गई है 22 और उपधातु है 7। उपधातु जिनको हम मेटेलॉइड्स भी बोलते हैं, इनके गुण धातु और अधातु के दोनों से मिलते हुए गुण हैं इनके अंदर, बीच के गुण, तो इनको उपधातु कहा जाता है। अब ये आवृत सारणी जो आपको दिखाई जा रही है, इसमें ध्यान रखिए, ये ग्रीन कलर से जो पूरा दिख रहा है, हरे रंग वाली चीजें, ये सारी क्या है? धातु। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कुल तत्व 118, उसमें संख्या ज्यादा किसकी है? धातुओं की है। अब इस आवृत सारणी में जो वर्गीकरण किया गया है, इस साइड धातु है और इधर ये पिंक कलर में जो दिख रही है, ये कौन सी है? अधातु। संख्या कितनी है? 22। बीच में जो ये नारंगी रंग से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है? उपधातु है। अब यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवृत सारणी में धातु जो है वो किस साइड लगी हुई है। तो साइड पूछी जाए तो आपको यहाँ देखना है, ये आपकी कौन सी है? लेफ्ट साइड, और इधर वाली कौन सी है? राइट साइड। तो दाएं भाग में या राइट साइड में क्या है? अधातु है, और इसका जो बायां भाग है उस साइड क्या है? धातु। एक स्थिति इसकी देखिए, आवृत सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। ये पहला तत्व जो हाइड्रोजन है, ये जो है इसकी, हाइड्रोजन वैसे तो क्या है? अधातु है, लेकिन लगा किस साइड रखा है? धातु की तरफ, क्योंकि इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से इसको इस ग्रुप में डाला गया। लेकिन इसकी स्थिति देखी जाए या गुण देखे जाए तो किसके हिसाब से है? अधातु की तरफ। हाइड्रोजन की अभी तक जो स्थिति है वो फिक्स नहीं हो पा रही है, लगा रखा है धातु की तरफ, और है क्या? अधातु। इसलिए इस हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ये अधातु है हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम भी क्या है? अधातु। और ये है पहली लिथियम, जो कि क्या है? पहली धातु है आवृत सारणी में। और ये आवृत सारणी में जितने भी तत्व हैं उसमें सबसे हल्की पाई जाने वाली धातु, तो सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो कौन सी है? लिथियम। तो इस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि अध्ययन में आसानी हो। जैसे मान लीजिए आपका सिलेबस जो है उसको यदि मिक्स में करके पढ़ा जाए तो नहीं पढ़ सकते, आप उसके अलग अलग पार्ट जो है बना लेते हैं। एक जैसी चीजें जो है उनको एक जगह पढ़ रहे हैं, एक पार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण करने से अध्ययन में क्या होती है? आसानी होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आवृत सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्यों कर रखा है। तत्वों का वर्गीकरण करने से क्या है, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट वाला ग्रुप पढ़ा तो इन सबके गुण जो है मिलते जुलते हैं, तो इनको एक साथ पढ़ लिया। नहीं तो 118 जो है तत्वों को अलग अलग पढ़ोगे तो 118 चैप्टर बन जाएंगे कम से कम। तो ये संख्या याद रखेंगे, धातु अधातु और उपधातु की। दूसरा, इनकी स्थिति याद रखनी है, ये दाईं और बाईं साइड पूछी जाती है। धातु जो है बाईं साइड में है और साथ में बीच के पूरा जो पोर्शन है, कौन सा आवृत सारणी का बीच का पोर्शन भी इसने कवर कर रखा है, क्योंकि धातुओं की संख्या क्या है? ज्यादा है। अब उसके बाद आगे देखिए, धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इनको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। चालकता पाई जाती है इसमें, अगला ध्यान रखना है, धात्विक चमक होती है। फिर धातुएं कठोर होती हैं, तन्यशीलता होती है,
आघात वर्ध्यता होती है, ये पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? धातु। एक एक शब्द को इनको डिटेल से देखेंगे कि चालकता क्या है, चमक क्या है, या कठोरता किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला गुणधर्म क्या बता रखा है कि धातुएं चमकदार होती हैं। सभी धातुएं जब अपने शुद्ध रूप में होती हैं तो वो चमकदार होती हैं। लोहा भी शुद्ध रूप में होता है तो चमकता है, लेकिन उसके ऊपर जंग लग जाती है तो उसकी चमक चली जाती है। और सबसे अधिक चमकने वाली धातुएं जैसे सोना और चांदी जो है आप देखते होंगे, उनके क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। सोना चांदी के आभूषण एक तो उसकी ये गुण के कारण की चमकदार हैं, दूसरा उसमें ध्यान रखना है सोना और चांदी जो है ये बहुत कम क्रिया करते हैं, बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, इसलिए इनसे क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। यानी यदि अभिक्रिया नहीं करेंगे तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसे अभिक्रिया नहीं करने पे जो है इन धातुओं का संक्षारण नहीं होता। क्या नहीं होता? संक्षारण। संक्षारण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। और यदि यही संक्षारण लोहे का होता है तो लोहे के लिए थोड़ा स्पेशल नाम है, यानी लोहे पे क्या लग गई है? जंग लग गई है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रस्टिंग। और बाकी धातुओं की यदि अभिक्रिया करके खराब होती हैं, उनकी ऊपर की परत खराब होती है, उसे कहा जाता है संक्षारण। तो सोना और चांदी जो है इनका संक्षारण बहुत कम होता है और चमकदार धातुएं हैं, इसलिए इनसे क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाया जाता है। आगे देखिए इसमें धातुएं जो है विद्युत और ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक है। विद्युत की यदि सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु ऐसा पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा आपका चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। लेकिन चांदी जो है इसका प्रयोग जो है विद्युत के तार बनाने में नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी जगह कौन सी धातु काम में ली जाती है? तांबा काम लिया जाता है। तो सबसे अच्छा चालक तो चांदी, लेकिन यूज में किसको ले रहे हैं? तांबे को। दूसरा ये ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण ही हमारे घर में जो बर्तन है वो सारे किसके बने हुए हैं? धातु के बने हुए हैं, क्योंकि धातु ऊष्मा का चालक है। आगे देखिए इसमें एक और ध्यान रखना है, ऊष्मा का चालक भी है, साथ में इनका उच्च घनत्व होता है और उच्च गलनांक, यानी बहुत अधिक तापमान को ये सह जाते हैं, गलते नहीं है। जैसे आप देखते होंगे घर में आप भगोने में कुछ खाना पका रहे हैं, तो एक तो ये चालक है, ये धातु क्या है? चालक है, इसलिए इसकी ऊष्मा जो है ऊपर खाने में जा रही है। दूसरा क्या ध्यान रखना है? गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा है, यानी कितना ही गर्म कर लो ये जो बर्तन है ये पिघलता नहीं है, इस कारण इनके बर्तन बनाए जाते हैं। अगला ध्यान रखिए क्या लिखा है? तन्यशीलता होती है। तन्यशीलता इंग्लिश में बोला जाता है इस गुण को डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है इनके तार बनाए जा सकते हैं, बहुत ही पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो सोने और चांदी के आभूषण बनाने का एक कारण ये भी है कि उसमें क्या है? तन्यता। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि 1 ग्राम सोना ले लिया, उससे कम से कम कितना किलोमीटर लंबा तार? 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच सकते हैं, बहुत ही पतला तार, और उससे फिर आप अलग अलग डिजाइनिंग देके आभूषण बना सकते हैं। वो तार टूटता नहीं है। तो बहुत लंबे तार खींचने के बाद भी ये टूटना नहीं, ऐसा गुण क्या कहलाता है? तन्यता या डक्टाइल, डक्टिलिटी कहलाता है। अगला देखिए धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्ध्य। नाम से पता चल रहा है कि धातुओं पे जब आघात यानी चोट मारी जाएगी तो वर्ध्य यानी वो बढ़ जाएंगी, उनकी पतली चादर बन जाती है। इंग्लिश में इस गुण को कहा जाता है मेलिएबल, यानी पतली चादर में बदले जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य जो धातु होती है उसका नाम है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम आपने देखा होगा खाने को पैक करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल काम लेते हैं। उस धातु को पीट पीट के इतनी पतली चादर बना दी जाती है कि उसको हम हाथ से फाड़ सकते हैं। तो ये सारे गुण आपको किसमें मिल रहे हैं? धातुओं में। एक और गुण मिलता है जिसे बोलते हैं ध्वनिक का गुण। ध्वनिक गुण मतलब इंग्लिश में नाम दिया जाता है सोनोरस। ध्वनि का मतलब है धातु को यदि किसी ठोस सतह से टकराया जाएगा तो उसमें से आवाज निकलती है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मेटेलिक साउंड या धात्विक ध्वनि निकलती है। ये गुण धातुओं में ही पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बनता है आपका घंटी धातु। घंटी धातु, पहली बात इसमें धातु यूज हो रही है लेकिन मिश्र धातु यूज हो रही है। कौन कौन सी हैं? एक तो इसके अंदर तांबा है और एक इसके अंदर है टिन। इन दो धातुओं को मिक्स करके बनाया गया है। तांबा 80% मिलेगा और टिन जो है आपको कितना मिलेगा? 20%। और ये घंटी धातु क्यों बनाई गई है? किस गुण की वजह से? ध्वनि गुण की वजह से, कि इनको यदि किसी ठोस सतह से पीटा जाएगा तो इसमें आवाज निकलती है। तो ये मुख्य गुण जो हैं किसके हैं? धातुओं के हैं। आगे ध्यान रखिए धातुओं के उदाहरण बता रहे हैं। धातु यदि पूरी कितनी बता रही है? 118 में से 89 धातु हैं। अब 89 धातुओं का नाम याद होना मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखिए जो प्रमुख धातु हैं वो ठोस रूप में मिलेंगी, कुछ रह जाता है दिमाग में, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोडियम, जिंक, लेड, ये सब क्या है? धातु हैं। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि सभी धातुएं ठोस रूप में,
तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। सामान्यतः ये तीन अवस्था होती हैं। धातुएं सभी किस अवस्था में है? ठोस में। लेकिन एक अपवाद याद रखेंगे, एक धातु है जो कि द्रव रूप में मिलेगी, गैसीय रूप में तो धातु मिलती ही नहीं है, और द्रव रूप में जो धातु मिल रही है उसका नाम है पारा। इसी पारे को इंग्लिश में कहा जाता है मरकरी, और इसी का संकेत है Hg। तीनों नाम से याद रहना चाहिए आपको। पूछा जाए एग्जाम में एकमात्र द्रव धातु बताओ, तो नाम है पारा। इंग्लिश वाला नाम भी हिंदी में करके लिखा सकता है मरकरी, और संकेत भी लिखा सकता है Hg। उसके बाद आगे देखिए, अगला है अधातु। वे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुणधर्म होते हैं। तो अभी जो गुण पड़े हैं उनके विपरीत जो गुणधर्म मिलेंगे वो तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। और अधातुओं की संख्या बताई थी कितनी है? 22 है। तो इसमें सबसे पहला गुणधर्म तो देखिए, चमकदार नहीं होते। बिल्कुल शुरू वाला गुणधर्म हमने पढ़ा था धातु में कि धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। ये चमकदार नहीं होते। फिर अपवाद याद रखेंगे, एक तो ग्रेफाइट है और एक आयोडीन है, ये दोनों ही चमकदार होते हैं। एक अधातु है जिसका नाम है कार्बन। कार्बन एक अधातु है। कार्बन के प्रकृति में 3 अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप को इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रॉफ्स हैं। एलोट्रॉफ किसे कहा जाता है? जिनका रासायनिक संरचना तो क्या होती है? समान होती है। ये तो समान है, लेकिन भौतिक संरचना समान नहीं है। वो एक दूसरे के क्या पाए बोले जाते हैं? अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन से ही 3 चीजें बनी हुई हैं। कार्बन से एक तो प्रकृति में हमें मिलता है हीरा, जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं डायमंड। दूसरा मिलता है ग्रेफाइट, इसका हिंदी में भी नाम ग्रेफाइट ही है। और तीसरा है फ्लोरीन। यदि इनको देखा जाए तो ये तीनों ही किसके बने हुए हैं? कार्बन के। यानी रासायनिक संरचना तो क्या है? समान है, लेकिन इनकी भौतिक संरचना अलग अलग है। ये तो आपको ठोस मिलेगा। और कठोर, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। और दूसरा इसमें ध्यान रखना है, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है ये थोड़ा चिकना पदार्थ होता है, और ये शुष्क स्नेहक के रूप में भी काम आता है, सूखे स्नेहक के रूप में। और इसी से पेंसिल की लीड बनती है। आपको ध्यान रखना है, पेंसिल की जो नोक बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अब यहाँ ये फ्लोरीन भी विद्युत का क्या है? कुचालक। अब यहाँ आप एक चीज देखिए, ये तीनों ही किसके बने हुए हैं? कार्बन के। लेकिन इनकी भौतिक संरचना क्या है? अलग अलग है, इसलिए इनके कुछ भौतिक गुण भी अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है कार्बन का अपर रूप है, ये अधातु होते हुए भी कैसा है? चमकदार होता है। उसके बाद देखिए इसमें, और अधातु होते हुए भी ये विद्युत का क्या मिलेगा हमें? सुचालक मिलेगा। तो अपवाद में कई जगह नाम आएगा ग्रेफाइट का। तो ये विद्युत के सभी अधातु विद्युत की और ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक। लेकिन इसमें अपवाद कौन है? ग्रेफाइट है। अब ये विद्युत का सुचालक क्यों है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेफाइट पूरा कार्बन का बना हुआ है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इसके 4 बाहर वाले जो कक्ष हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और हर जो परमाणु है उसकी कोशिश रहती है कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 हो। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, यानी कितने सहसंयोजकता बंध बनाता है? 4। ये कार्बन की स्थिति रहती है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या है? 3 ही बंध बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त रहता है। ग्रेफाइट की संरचना देखी जाए तो एक कार्बन जो है 3 सहसंयोजकता बंध बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक होने के लिए उसके अंदर आवेश होने चाहिए। किसी भी पदार्थ में आवेश होंगे तभी विद्युत का चालन एक जगह से दूसरी जगह होगा। तो जो हीरा है, हीरे के अंदर देखेंगे तो कार्बन चारों ओर से बंधा हुआ है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से इसमें विद्युत की चालकता आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र अधातु बताइए जो विद्युत की चालक है, तो वो कौन सी है? ग्रेफाइट है। यह क्वेश्चन पूछा जाए ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है, तो आंसर देना है स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या लिखा आता है? कार्बन कितने बंध बना के रखता है? 3 ही बना के रखता है, तो एक उसमें क्या रहता है? फ्री रहता है। अगला देखिए, इसमें अगला लिख रखा है भंगुर या ब्रिटल होते हैं। धातु जो हैं उनको यदि पीटा जाए, अधातु जो है उनको पीटा जाए तो वो टूट जाती हैं, जबकि धातु टूटती नहीं है। जैसे आप देखिए लोहे को यदि हम पीटते हैं तो वो बढ़ जाता है लेकिन वो टूटेगा नहीं।
लोचशीलता नहीं होती। वही बात है, लोचशीलता नहीं है यानी ये टूटेंगे। निम्न घनत्व होता है और निम्न क्या होता है, गलनांक, जल्दी से ये पिघल जाते हैं कम तापमान के ऊपर। तो ये सारे उसके विपरीत गुण हैं और ये अपवाद हमें याद रखने हैं। उसके बाद देखिए इसमें उदाहरण दे रखे हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फॉस्फोरस है, गंधक है, एक लिख रखा है सल्फर। सल्फर की स्पेलिंग ये है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सारे जो हैं अधातु हैं, और भी बहुत सी अधातु हैं, लेकिन अधातु अधिकतर आपको किस रूप में मिल जाएंगी, गैसीय रूप में। गैसीय रूप में भी मिल सकती हैं, ठोस रूप में भी मिल सकती हैं, लेकिन एक अधातु है जो द्रव रूप में मिलेगी, और उस द्रव अधातु का नाम है ब्रोमीन। तो आपने दो याद किया है, एक तो ब्रोमीन और एक है कौन सा याद किया है, पारा। तो पारा तो है धातु जो कि किस रूप में मिल रहा है, द्रव रूप में, और ब्रोमीन जो है अधातु है जो कि किस में मिल रहा है, द्रव रूप में। तो द्रव रूप में पाई जाने वाली अधातु पूछी जाए तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन का संकेत होता है Br, और पारे का संकेत हमने याद कर लिया है Hg, और पारे का इंग्लिश नाम भी याद किया है, क्या है, मरकरी। और थर्मोमीटर में क्या काम लिया जाता है, पारा ही काम लिया जाता है। आगे देखिए इसमें धातु और अधातु में मुख्य अंतर, वापिस उन्हीं की सारणी आपको बना के दे रखी है। ये चमकदार होते हैं, सोना और चांदी, ये चमकदार नहीं होते। अपवाद याद रखना है, एक तो आयोडीन है और दूसरा और याद रखेंगे, दूसरा कौन सा था, ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कैसा है, चमकदार है। उसके बाद अगला देखिए विद्युत चालकता, ये अच्छे चालक होते हैं, तांबा और चांदी, और सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है, लेकिन इसको यूज नहीं ले सकते, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये अधिकतर कुचालक ही होते हैं, लेकिन एक अपवाद दे रखा है ग्रेफाइट, क्या है इसका अपवाद है, ग्रेफाइट विद्युत का क्यों अच्छा चालक है उसके लिए आपको याद रखना है, इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है। चालकता ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, इसीलिए इनसे क्या बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। ऊष्मा के ये कुचालक होते हैं, लेकिन फिर अपवाद याद रखना है, कौन सा है, ग्रेफाइट। उसके बाद आगे देखिए तन्यता, तन्यता यानी तार में बदले जाना। तो सबसे अधिक तन्यता आपको सोना और चांदी में मिलेगी, और इनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तभी सोने के आभूषण में आप देखना बहुत बारीक डिजाइन होती है, वो उस पतले तार बनने की वजह से ही होती है। इनको तारों में बदला नहीं जा सकता, ये टूट जाते हैं। आघात वर्ध्यता बताई, यानी चादरों में बदला जा सकता है, और सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम, इसीलिए इससे क्या बनाई जाती है, एल्यूमिनियम फॉइल बनाई जाती है। आगे ध्यान रखना है आपको, ये भंगुर होते हैं, चादर में नहीं बदले जाते। कठोरता की बात करें तो इसमें ध्यान रखना है अधिकतर कठोर ही होते हैं। सबसे कठोर धातु पूछी जाए तो होती है क्रोमियम, उसके बाद दूसरा नंबर आता है टंगस्टन का। यहाँ ध्यान रखें अपवाद दे रखे हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों बहुत ही नरम धातु हैं। धातु वैसे तो सारी कठोर होती हैं, लेकिन ये तीन याद रखनी है, सोडियम, पोटेशियम, और आपकी एनसीईआरटी बुक में एक लिथियम और दे रखी है। ये इतनी नरम होती है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। फिर ध्यान रखना है ये सारे जो है कठोरता के हिसाब से सभी अधातु क्या है, नरम होती है, लेकिन इसमें डायमंड या हीरा जो कार्बन का अपर रूप है, ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो इसमें आप सुनते होंगे कि हीरा हीरे को काटता है, यानी हीरे की यदि कटिंग करनी है तो वो हीरे से ही होगी, क्योंकि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा ही है। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे भंगुरता बता दिया, भंगुर नहीं होते, ये अधिकतर भंगुर होते हैं यानी टूट जाते हैं। घनत्व, इनका घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व कम होता है। गलनांक और क्वथनांक बिंदु, यानी किस तापमान पे ये गलेंगे, तो इनका उच्च गलनांक बिंदु मिलता है, तभी आपको बताया बर्तन बनाए जाते हैं, ताकि ज्यादा तापमान होने के बावजूद भी वो बर्तन जो है पिघलता नहीं है। लेकिन ये दो याद रखेंगे, गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक बिंदु 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही मिल जाता है। इन धातुओं को यदि आप हाथ में लेंगे तो हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस बना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे तो ये आराम से क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी धातु हाथ पे गल जाती है, हाथ की हथेली पे गल जाती है, गैलियम और सीजियम, क्योंकि गलनांक बिंदु बहुत कम है 28-29 डिग्री सेल्सियस, जबकि सभी धातुओं का जो गलनांक बिंदु है वो ज्यादा होता है। आगे देखिए यहाँ निम्न गलनांक है अधातुओं का, लेकिन फिर अपवाद याद रखना है, हीरे का गलनांक बिंदु क्या होता है, ज्यादा होता है। प्राकृतिक अवस्था, सारी ठोस अवस्था में मिलेंगी धातुएं, लेकिन अपवाद याद रखेंगे पारा जो कि किस अवस्था में है, द्रव में। अब ये किसी भी अवस्था में हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस, इसमें द्रव अवस्था वाली ध्यान रखनी है, द्रव अवस्था वाली आपको कौन सी मिलेगी, ब्रोमीन। ध्वनि उत्पादन बताया था, एक गुण होता है सोनोरस या धात्विक ध्वनि निकलती है, चोट लगने पे ध्वनि उत्पन्न होती है, किसमें, धातुओं में, यहाँ उत्पन्न नहीं होती। अगला संयोजकता देखिए,
ये इलेक्ट्रॉन गंवाकर धनायन बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर ऋण आयन बनाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे सोडियम है, सोडियम जो है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2, 8 और 1, यानी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ऐसे ही क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7, बाहरी कक्ष में इसके पास 7 है, इसके पास 1 है। और हर परमाणु की क्या कोशिश रहती है कि बाहरी कक्ष में कितने हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान रहेगा। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि बाहरी कक्ष में कितने हो जाएं? 8, या फिर 7 दे दे। तो 7 देने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा और ये दोनों आपस में बंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बंध, और ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। माइनस वाली चीज अपने पास से दे देगा तो इस पे प्लस का चार्ज बढ़ जाएगा प्रोटॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन गंवाकर ये कौन से आयन बनाते हैं? धन आयन। ये बनेगा सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। तो ये ऋण आयन बनेगा और ये क्या बनता है? धन आयन। तो धातु हमेशा क्या बनाती है? धन आयन, इलेक्ट्रॉन को दान करती हैं, जबकि अधातु क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ये इसका एक तरीके से रासायनिक गुण है, इसको हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं, वापिस याद कर लीजिए। ग्रेफाइट अधातु होते भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। आगे ध्यान रखना है, किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है? सुचालक है। कार्बन के वैसे तो 4 बंध होने चाहिए, लेकिन इसमें 3 ही बंध है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। आयोडीन जो है वो आयोडीन और साथ में एक और ग्रेफाइट, ये दोनों अधातु होते हुए भी कैसे हैं? चमकदार हैं, जबकि अधातुएं चमकती नहीं हैं। फिर अगला पारा मरकरी है, जिसको हम बोलते हैं Hg। ये धातु होते हुए भी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में, जबकि सभी धातुएं किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। डायमंड या हीरा ये अधातु है, फिर भी ये सबसे कठोर पदार्थ है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कठोर धातु बताओ, तो सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाती है? क्रोमियम। सोडियम, पोटेशियम और एनसीईआरटी के हिसाब से आपको एक और याद रखनी है, लिथियम। ये 3 धातु ऐसी होती हैं बहुत नरम है। वैसे तो धातु कठोर, लेकिन ये बहुत नरम है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद देखिए, आवर्त सारणी में आपसे पूछा गया सबसे हल्की धातु, तो पहले नंबर पे धातु आती कौन सी है? लिथियम। आवर्त सारणी शुरू होती है हाइड्रोजन से, हीलियम से। हाइड्रोजन भी गैसीय रूप में है, अधातु है। हीलियम भी क्या है? गैसीय रूप में, अधातु है। धातु स्टार्ट ही कहाँ से होती है? लिथियम से। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु पूछी जाए तो कौन सी है? ऑस्मियम, और उसका संकेत है OS। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी सबसे जल्दी रिएक्शन देने वाली धातु कौन सी है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद नंबर आता है सोडियम का। जब आप इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम कौन सा है, यानी अभिक्रिया कितनी तेज करता है। तो सबसे तेज करने वाला कौन सा है? पोटेशियम। दूसरे नंबर पे आता है सोडियम। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि यदि इन धातुओं को हम वायु में खुले में रख दें तो वायु के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाएंगे, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का मतलब है उसका क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। पूछा जाए कोई चीज, किसी चीज का जलना या दहन का मतलब किससे अभिक्रिया करना? ऑक्सीजन से। इसलिए इन धातुओं को यदि स्टोर करना होता है तो एक बर्तन में कौन सा तेल? केरोसिन का तेल लिया जाता है, और उस केरोसिन तेल में इन धातुओं को रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पोटेशियम सोडियम धातु जो हैं इनको स्टोर कैसे किया जाता है? तो केरोसिन के तेल के अंदर। यदि खुले में आप बाहर छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेंगी और स्वतः ही इनका दहन होता रहता है। लैब में आप देखते होंगे सोडियम धातु। सोडियम धातु जो है, पहली बात तो चाकू से काट के काम ली जा सकती है, क्योंकि कैसी है? बहुत ही सॉफ्ट धातु है। दूसरी चीज है, इसको यदि आप खुले में रखोगे तो इसमें से धुआं निकलता रहता है, जैसे धूप बत्ती जल रही है उस तरीके से, यानी इसका क्या होता जा रहा है? स्वतः दहन हो रहा है। अगला देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। चांदी का संकेत भी याद कीजिए, क्या है? सिंबल Ag। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक, ये दोबारा आ गया है, कौन सा है? ग्रेफाइट। एकमात्र तरल धातु कौन सी है? पारा या Hg। सबसे अधिक कठोर धातु क्रोमियम। पहला नंबर क्रोमियम का है और दूसरा नंबर जो है वो है टंगस्टन का, और टंगस्टन का संकेत होता है W, T नहीं है इसका संकेत। उसके बाद देखिए, जो बल्ब है हमारे बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी धातु काम ली जाती है? टंगस्टन।
उसमें जो फिलामेंट बनाया जाता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। आगे देखिए, एकमात्र धातु जो चाकू से काटी जा सकती है, तो एकमात्र नहीं, 3 है धातु, सोडियम, पोटेशियम और कौन सी है? लिथियम। ये किससे काटी जा सकती हैं? चाकू से। सॉफ्ट धातु होती हैं। अधातु होते हुए भी धातु जैसी चमक आयोडीन में भी मिलेगी और ग्रेफाइट में भी मिलेगी। तो ये आपको पूरे जो है अपवाद भी साथ में याद करा दिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। बाकी आप रसायन वापस देख लीजिए। इस साइड तो सारी क्या है? धातुएं हैं। बाईं साइड और आवर्त सारणी का जो बीच वाला हिस्सा है उसमें सारी क्या है? धातु। धातुओं की संख्या कितनी है? 89 है। और इधर सारी क्या है? अधातु है। ये दाईं साइड है। आपका हाथ इधर वाला कौन सा रहा है? दायां। तो ये आ गई 22। और इधर बीच के अंदर जो है क्या है? उपधातु है। उनकी संख्या है कितनी? 7। और कुल तत्व कितने खोजे गए हैं? 118। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। आज की क्लास में हमने धातु और अधातु के बीच में जो वर्गीकरण है वो उनके भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ा है कि इसमें चमक है या नहीं है, कठोर है या नहीं है, या तन्यता है या नहीं है। तो ये सारी चीजें भौतिक गुण कहलाते हैं। रासायनिक गुण यानी अभिक्रिया किस हिसाब से करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, वो सारे रासायनिक गुण धर्म हैं। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिससे धातु और अधातु को वर्गीकृत किया जाएगा। धन्यवाद।